So good morning class, it is video number 2 of chapter matter in our surrounding class 9th and today we discussed how can we change the state of matter। आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हम जो स्टेट होती है, जो 3 स्टेट हमने मैटर की पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हम कैसे उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मींस कैसे हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं एंड वाइस वर्सा। मींस कैसे हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फिगर नजर आ रहा होगा, इसमें ये जो पहली स्टेट है ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। एरो हेड इंडिकेट कर रहे हैं कि हम क्या चेंज कर रहे हैं। जैसे अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो हमें हीटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हीटिंग। और अगर हमें लिक्विड को भी गैस में कन्वर्ट करना है तो हमें फिर से हीटिंग करनी पड़ेगी। इसका सबसे जो एग्जांपल है वो ये है कि आप आइस लो, बर्फ लो और उसको हीट करना शुरू कर दो। तो आइस क्या था? सॉलिड। जब आप उसे हीट करोगे तो थोड़ी देर बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में। फिर उस लिक्विड को भी अगर आप फर्दर हीट करते रहोगे तो थोड़ी देर बाद वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीटिंग की हेल्प से हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें रिवर्स अप्लाई करना हो, मींस हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो और फिर लिक्विड को सॉलिड बनाना हो, तो हम क्या करते हैं? तो जब हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है तो हम कूलिंग करते हैं। अगर हम गैस को कूल करते चले जाएं, गैस को कूल करने का तरीका क्या है? किसी बॉडी को हीट करने का तरीका क्या है? कि आप उसको हीट दे दो, एनर्जी दे दो। रिवर्स किसी को कूल करने का तरीका क्या है? कि आप उससे हीट ले लो। मींस अगर जैसे ये एक बॉडी है, अगर मैं इसको हीट दूंगा, एक्सटर्नल एजेंट, कोई बाहर का एजेंट अगर इसको हीट देगा तो इसका टेम्परेचर राइज होगा, और अगर हम इससे हीट लेंगे तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा, मतलब ये कूल होता चला जाएगा। तो गैस की अगर हम कूलिंग करते हैं तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर लिक्विड को भी अगर हम फर्दर कूल करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। तो इसका सबसे ब्यूटीफुल एग्जांपल हमारे पास है, वो है आइस। हम चाहे तो आइस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वाटर में हीट करके। फिर उस वाटर को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। और सिमिलरली हम इन वेपर्स को कूल करके वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी हीटिंग और कूलिंग मेथड से हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, इसमें ध्यान से देखो, एरो हेड के साथ यहाँ फिर से मेंशन है। अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन या फिर मेल्टिंग, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। मेल्ट क्या होता है? पिघल जाना। फ्यूजन क्या होता है? डेफिनेशन बनेगी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। सिमिलरली अगर हमें रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करना है, मींस हमें लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो उसी मेथड को हम बोलते हैं फ्रीजिंग करना। फ्रीजिंग समझते होंगे, जैसे हम लिक्विड को यानी कि वाटर को सॉलिड में यानी कि आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उस लिक्विड को फ्रिज के अंदर रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं, दैट इज फ्रीजिंग। अब अगर आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को बोलते हैं वेपोराइजेशन, या दूसरी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं बॉइलिंग करना, उबालना। पानी को अगर उबालें तो ध्यान से देखना, गैस बनती चली जाएगी, स्टीम बनती चली जाएगी। तो लिक्विड से गैस बनाना वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। सिमिलरली रिवर्स प्रोसेस, गैस से लिक्विड बनाना कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड बनाना कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो अब तक हमने जो ये कन्वर्जन पढ़े हैं स्टेट ऑफ मैटर के, हमने पहले सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट किया, लिक्विड से गैस कन्वर्ट किया, और रिवर्स किया तो गैस से लिक्विड बनाया, लिक्विड से सॉलिड बनाया। क्या हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना सकते हैं? क्या हम डायरेक्ट गैस से सॉलिड बना सकते हैं? यस, हम बना सकते हैं। जब हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं तो दैट मेथड इज नोन एज सब्लिमेशन। और रिवर्स भी, जब हम गैस को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ सॉलिड स्टेट directly into gaseous state without going into liquid state is known as sublimation, or reverse, the converting of gaseous state directly into the solid state without going into liquid state is known as sublimation। क्या हर एक सब्सटेंस सब्लिमाइज हो जाता है? नो, वो कुछ यूनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं और कुछ गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। तो सब्लिमेशन के मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो मैं यहां पर आपको मेंशन कर रहा हूं एग्जांपल्स of sublimation, example of sublimation। तो नंबर 1 इसका एग्जांपल है NH4
Cl, NH4Cl, इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड, इसके एग्जांपल की बात करें तो नेफ्थलीन बोल होती है, NaPH3HALENE, नेफ्थलीन बोल्स आती हैं। ये नेफ्थलीन बोल्स क्या होती हैं? अगर आप इन नेफ्थलीन बोल्स को, ये सॉलिड होती हैं, हीट करोगे तो डायरेक्ट ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। पहले लिक्विड नहीं बनेगा, सॉलिड से लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, इवन इसके अलावा भी कुछ और हमारे पास हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? देखो, जैसे जब हमें लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना होता है तो हम उस लिक्विड को क्या करते हैं? हम उस लिक्विड को बॉयल करते हैं। वो उबलता रहता है, बॉयल होता रहता है और वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। वो बॉइलिंग मेथड है। इवेपोरेशन का मतलब भी यही होता है, द चेंज ऑफ फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसीय स्टेट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द फिनोमिना ऑफ change of liquid state into gaseous state। तो आप कहोगे फिर बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है? बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस है। बॉइलिंग का मीनिंग भी क्या है कि चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट, और इवेपोरेशन का मतलब भी क्या है? चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट, बट below its boiling point, below its boiling point। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पर जब वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, उस मेथड को हम इवेपोरेशन कहते हैं। और जब कोई लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है बट एट अ टेम्परेचर ग्रेटर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, देन इट इज नोन एज बॉइलिंग मेथड। देखो, जैसे आप एक कंटेनर में लिक्विड लेके उसको हीट अप करते हो तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा और वो लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मेथड इज बॉइलिंग। बट मान लो एक सरफेस के ऊपर वाटर पड़ा है और नॉर्मली जो सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही है, तो सनलाइट की वजह से वो उसका जो टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रहते हुए वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मेथड इज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में ये जरूर याद रखना, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग मेथड में ग्रेटर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब किन किन फैक्टर से इवेपोरेशन फिनोमेना पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब इवेपोरेशन कब फास्ट होता है, कब स्लो होता है, तो उसके जो 4 टर्म है वो है सरफेस एरिया। जो इवेपोरेशन है वो सरफेस एरिया पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे आप जब गर्म चाय पीते हो तो जो सॉसर में अगर आप उसको यूज करते हो, सॉसर में डालकर पीते हो, प्लेट में डालकर पियोगे तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। इवन उल्टा अगर आप ग्लास में डालोगे तो वो जो चाय है उसको ठंडा होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि जो इवेपोरेशन है वो सरफेस पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि हमारे कंटेनर का सरफेस क्या है। अगर कंटेनर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, कंटेनर का सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन स्लो होगा। तो सरफेस इवेपोरेशन के लिए मैं सिंबल यूज कर रहा हूं E, और एरिया के लिए मैं सिंबल यूज कर रहा हूं A, और इन दोनों के बीच में मैंने ये साइन लगाया है। इस साइन का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस सिंबल का मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, एरिया अगर कम होगा तो इवेपोरेशन स्लो होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। यस, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। तो इवेपोरेशन टेम्परेचर के साथ भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ह्यूमिडिटी पता होना चाहिए क्या होता है। ह्यूमिडिटी होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जैसे आप देखते हो गर्मियों के टाइम पे लू चलती है, गर्म हवा चलती है, और सर्दियों के टाइम पे ठंडी हवा चलती है। बट रेनी सीजन में जो हवा होती है वो थोड़ी नमी वाली होती है, ह्यूमिड होती है, ह्यूमिडिटी उसके अंदर प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें रिवर्स रिलेशन होता है, जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी उतना इवेपोरेशन कम होगा। तो इवेपोरेशन के लिए मैं सिंबल यूज करता हूं E, और ह्यूमिडिटी के लिए मैं सिंबल यूज करता हूं H, और इसमें रिवर्स रिलेशन होगा। देखो मैंने लिखा 1/H, डिनोमिनेटर में लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे इस सिंबल का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली
प्रोपोर्शनल। इट मींस अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन स्लो होगा। आप ये देखते भी होंगे समर सीजन में, गर्मियों में हम जब कपड़े बाहर सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में जब कपड़े आप बाहर सुखाते हो तो वो लंबा टाइम लेते हैं। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में हवा के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और समर सीजन में ह्यूमिडिटी एयर के अंदर कम प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है विंड स्पीड। हवा की स्पीड पे डिपेंड करती है। हवा अगर फास्ट चलेगी, विंड स्पीड अगर ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, और अगर विंड स्पीड कम होगी तो इवेपोरेशन भी कम होगा। यानी इवेपोरेशन विंड स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। ये चार फैक्टर है जिन पर वो डिपेंड करती है। तो इवेपोरेशन सरफेस एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, विंड स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सो इवेपोरेशन प्रोसेस आपको समझ में आया कि जब हम लिक्विड स्टेट को गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करते हैं बट below its boiling temperature, then this phenomenon is called evaporation। तो evaporation पर बेस्ड हमारे कुछ ब्यूटीफुल फिनोमिनास होते हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी हैं और जो नॉर्मली एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो उनमें से कुछ एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पाम फील कोल्ड व्हेन एसीटोन, परफ्यूम या पेट्रोल भी हम बोल सकते हैं, पुट ऑन इट। जब पाम होता है हथेली, जब हम अपनी हथेली पर हम एसीटोन लगाते हैं, या परफ्यूम आप लगाते होंगे, जब आप परफ्यूम मार्केट से खरीदने जाते हो तो परफ्यूम आप हमेशा ऐसे लगा के देखते हो, या आप पेट्रोल लगा के देखना तो आपको वहां पर ठंडा ठंडा फील होगा, कूल फील होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वो एसीटोन, वो परफ्यूम, वो जो पेट्रोल आपने अपनी हथेली पर डाला, हथेली पर लगाया, तो वो इवेपोरेट होगा वहां से। और इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी, क्योंकि लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। तो वो एसीटोन, वो परफ्यूम, वो पेट्रोल इवेपोरेट होना चाहता है, उसको चाहिए एनर्जी। तो वो एनर्जी कहां से लेगा? वो एनर्जी आपकी पाम से लेगा, आपकी हथेली से लेगा। और जब हमारी हथेली से किसी ने एनर्जी ली तो हमारी हथेली कैसा फील करेगी? कूल फील करेगी, इसलिए हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। देखो आप ये लॉजिक समझ लो कि ये एक बॉडी है, अगर मैं इसको हीट दूंगा तो ये गर्म हो जाएगी, अगर मैं इससे हीट लूंगा तो ये ठंडी हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ? उस एसीटोन ने, परफ्यूम ने या पेट्रोल ने हमारी पाम से हीट ली है, तो वो एसीटोन गर्म होके क्या हो गया? इवेपोरेट, और हमारी हथेली क्या फील करने लगी? कूल फील करने लगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट है, व्हाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। गर्म चाय या गर्म दूध जब हम पी रहे होते हैं तो क्या होता है कि हम सॉसर एक्चुअली एक प्लेट होती है जिसके ऊपर कप रखा होता है। तो जनरली क्या होता है, जब चाय ज्यादा गर्म होती है तो हम उसे कप से पी नहीं पाते हैं, तो हम उसको सॉसर में डालकर पीते हैं। तो क्यों? क्योंकि जो सॉसर है, सॉसर का सरफेस एरिया है, अगर हम बात करें कप के कंपैरिजन में, तो कप के कंपैरिजन में सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा है। ये क्या है? सॉसर। मैंने बनाने की यहाँ पर कोशिश की है, आई होप आप समझ पाओगे। और ये है कप। तो कप में से और सॉसर में से किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? सॉसर का। अगर सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा है तो सॉसर में इवेपोरेशन भी क्या होगा? फास्ट। इवेपोरेशन अगर फास्ट होगा तो वो जो चाय या वो जो दूध है वो जल्दी ठंडा होगा, और जल्दी ठंडा होगा तो बड़ी आसानी के साथ हम उसको पी पाएंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड है, वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट, जिसको हम मटका बोलते हैं, बिकम कूल ड्यूरिंग द समर। गर्मियों के सीजन में हम जनरली क्या करते हैं, जो मिट्टी से बना हुआ मटका होता है, जनरली गाँव में यूज होता है, वो उसके अंदर पानी डालकर रखते हैं और वो पानी ठंडा हो जाता है। क्यों? उसका रीजन हमें देना है। तो उसका रीजन ध्यान से ये है कि जो मटका है वो अर्थ का बना होता है, मिट्टी का बना होता है। तो अगर वो मिट्टी का बना होता है तो उसके अंदर छोटे छोटे से स्मॉल फाइन होल्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से फाइन होल्स होते हैं। उन होल में से जब हम उसमें पानी डालते हैं तो उन होल में से वो पानी जो है वो बाहर आ जाता है। देखो यहाँ पे इस मटके के अंदर ये वाटर है, तो ये इसके अंदर जो होल है ना, उनमें से निकलकर पानी जो है वो यहाँ पर आ गया है, जो वाटर है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो अब ये जो वाटर बाहर आया है ये क्या होना चाहेगा? इवेपोरेट। और इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और क्योंकि ये मटका सन की लाइट में तो रखा नहीं है, आपने कहीं अंदर अपने घर में रखा होगा, तो ये एनर्जी कहां से लेगा? तो ये एनर्जी जो है, जो अंदर का पानी है उससे लेगा। तो जब अंदर के पानी से एनर्जी उसने ली तो खुद तो इवेपोरेट हो गया जो बाहर का पानी था, लेकिन अंदर के पानी की तो एनर्जी कम होगी ना।
अंदर के पानी की हीट कम होगी, एनर्जी कम होगी, मतलब अंदर का पानी ठंडा हो गया। मेरी बात समझ में आई? मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास वो मटका है जो मिट्टी का बना है। मिट्टी का मटका होने की वजह से इसके जो साइड है उनमें छोटे छोटे से फाइन होल्स बने होते हैं, पोर्स बने होते हैं। उन पोर के थ्रू कुछ वाटर बाहर आ जाता है। जैसे ही ये वाटर बाहर आया, ये इवेपोरेट होना चाहेगा, और इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और क्योंकि ये सनलाइट में तो रखा नहीं होता, तो सनलाइट में नहीं रखा तो इसको एनर्जी तो लेनी है, तो ये एनर्जी अंदर के वाटर से लेगा, तो अंदर से एनर्जी बाहर जाएगी। जब अंदर के पानी से एनर्जी चलेगी तो अंदर का पानी हो गया ठंडा, और जो उसके सरफेस पे पानी था वो हो गया इवेपोरेट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग? तो इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है, ये आपको समझ में आ गया। आप जनरली देखते भी होंगे समर सीजन में लोग क्या करते हैं, शाम के टाइम पे अपने रूफ पे, छत पे, घर की छत पे, अपने कमरे की छत पे जहां वो रात को सोते हैं उसके ऊपर पानी छिड़क देते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जब उन्होंने जो वो वाटर वहां पे स्प्रेड किया, फैलाया, पानी छिड़का जो वहां पर, वो पानी क्या होना चाहेगा? इवेपोरेट। और इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। वो एनर्जी कहां से लेगा? सन तो है नहीं, सन तो सेट हो चुका है, सन तो छिप चुका है। तो वो एनर्जी, वो जो छत, वो जो रूफ गर्म है, सारा दिन उस पर धूप पड़ी जो वो गर्म है, उससे हीट लेगा, और उससे हीट लेके इवेपोरेट हो जाएगा। तो देखो, जो वो रूफ था उससे हीट निकली, अगर उससे हीट निकली तो वो कैसा फील करेगा? कूल। इसलिए हमें वो कमरा जो है वो, उस कमरे में हमें ठंडक महसूस होगी, कूल महसूस होगा, वहां पे हमें अच्छा लगेगा हमें। तो यही सबसे मेन रीजन है कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। अब मैं यहाँ पर इनके आपको आंसर लिख देता हूं। आप इस वीडियो का, इस ब्लैक बोर्ड का स्क्रीनशॉट लो, इस क्वेश्चन के आंसर को नोट करो, और ये आपके एनसीईआरटी के ही 4 क्वेश्चन थे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।